हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन के लिए, और आपकी ये जो परीक्षा है जून 2024 के लिए हमारी तैयारी यहाँ पर हो रही है, जिसके लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। उसको प्लेलिस्ट में आपके लिए दे दिए गए हैं और आपको यूनिट वाइज पे कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है। और इधर जो मैंने सीरीज शुरू की है उसमें आपको हर यूनिट के 10-10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे और क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के लिए श्योर रहिए। और ये 500 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए चल रही है, डे 5 है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन तो बहुत करवा दिए हैं, लेकिन जो हमारी सीरीज है 500 क्वेश्चंस की, आज की ये सीरीज नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ PYQs को यहाँ डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के हैं। 2023 में आपका 3 बार एग्जाम हुआ था, तो इस सेशन को पूरा करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना या उसी टॉपिक से फिर से आने की संभावना आता है। अगर क्वेश्चन वो ना भी आए तो आपका कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन फिर से बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आइए हम देख लेते हैं। ये देखिए 13 जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है, क्योंकि इससे पहले बाकी 40 क्वेश्चन हम 500 क्वेश्चन सीरीज में आगे कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट भी मैं समझा के देती हूँ, खाली PYQs नहीं करवाती हूँ कि आंसर बता दिया हो गया। उस कॉन्सेप्ट को भी समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए, विच आस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर मे कॉज साइको सोशल इफेक्ट इन द पार्टिसिपेंट ऑफ ए स्टडी। अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पे, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन पे मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है। क्या एज से कोई फैक्टर पड़ता है, या मेल है फीमेल है इससे कोई फर्क पड़ता है, या उनकी नस्ल से, या उनके एटीट्यूड से। तो देखिए, अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू, इसके बारे में बात हो रही है कि उस पर साइको सोशल इफेक्ट, मतलब जो आपका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव है वो किससे प्रभाव पड़ेगा, ये आपका एटीट्यूड से पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपका मनोविज्ञान के गुण भी आते हैं और सामाजिक प्रभाव के भी गुण यहाँ पर आते हैं। एटीट्यूड से मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे कहा जाता है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड है इसके अंदर या नेगेटिव एटीट्यूड है। एटीट्यूड से मतलब होता है अभिवृत्ति, आप किस तरह से सोच रखते हैं, है ना। जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति हमेशा आशावादी दृष्टिकोण का होगा, पॉजिटिव अप्रोच को रखेगा, है ना। वो हर चीज़ में उसको मतलब सकारात्मक ढंग से सोचने की कोशिश करता है। और नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति का निराशावादी दृष्टिकोण होता है, उसको अपने में ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये एटीट्यूड की बात यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर जो अगला है 42 नंबर का, है ना। जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता मतलब पार्टिसिपेंट्स होती है, उसमें निम्नलिखित में से कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज की बात हो रही है, जिसको मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें आपको एथिक्स और प्लेगरिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आप देखिएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 टॉपिक में कवर करवा रही हूँ। इसमें प्लेगरिज्म से संबंधित और रिसर्च एथिक्स से चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पूरा थ्योरेटिकल है, वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मैं अलग करवाती हूँ, उसमें साथ साथ कॉन्सेप्ट देती हूँ, लेकिन जिसकी थ्योरी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है वो कॉन्सेप्ट आपको अलग से मैं वीडियो देती हूँ। ठीक है, तो प्लेगरिज्म वाला उसमें पूरा 1 to all सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर है, उसको आप देखिएगा। तो अभी वो परसों दिया है मैंने, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें एथिकल इश्यूज़ की बात हो रही है। तो एथिकल इश्यूज़ में पता है ना कि जब आती है बात कि अगर जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसका एक तो उसकी प्राइवेसी रहनी चाहिए। कोई भी मतलब अगर उसमें उसको ये डर है कि मेरी जो है बात लीक ना हो जाए या मेरा नाम सामने ना आ जाए, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एथिकल इश्यू से मतलब ये होता है कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं। तो देखो, लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, सुविचारित सहमति का अभाव होता है ना। और फिर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान या अत्यधिक प्रलोभन, ये सारी चीज़ें आपके जो है रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत आती हैं। ये जो हो गया आपका A, B और C। डी ब्रीफिंग क्या है, अध्ययन के बारे में जानकारी देना। देखिए ये जो है एथिकल इश्यूज़ के मुद्दे में नहीं आता है। डी ब्रीफिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जितने भी मानव प्रतिभागी जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको शामिल करने वाले शोध अध्ययन के बाद होती है। ठीक है, मतलब बाद में इनको रिसर्च के बारे में, उसके नेचर के बारे में, इसको हमने किया किस उद्देश्य से है और
अगर उनको कोई क्वेरीज होती है ना, जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें भाग ले रहे थे, अगर उनकी कोई शंका का समाधान होता है वो भी हमें करना होता है डीब्रीफिंग के अंतर्गत। तो डीब्रीफिंग यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पार्टिसिपेंट्स को पूरी जानकारी दी जाए जो वो जानना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये डीब्रीफिंग एथिकल इश्यूज से संबंधित नहीं होता है ना। ये आपका रिसर्च के, जब रिसर्च प्रोसेस हो जाता है इसके बाद वाली प्रक्रिया होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कुछ न्यू वर्ड्स आपको पता लगते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आप देखिए A, B एंड आपका C, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो है 13 जून वाले क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें कह रहा है जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो इसे क्या कहा जाता है। When the researcher sex affect the behavior of a participant in a study, it refers, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको देखिए साइको सोशल इफेक्ट या साइकोलॉजिकल या बायो सोशल इफेक्ट या एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंटल तो नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाता है आपका बायो सोशल, है ना, क्योंकि ये क्या है, जैविक, जिसको बायोलॉजी से संबंधित है ना, क्योंकि यहाँ पर सेक्स की बात हो रही है कि मेल फीमेल है, क्या कौन सा कैरेक्टर है उसका, है ना, तो इसके बारे में बात हो रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं बायोलॉजी वाला इफेक्ट है, तो बायो सोशल इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके कुछ मानसिकता को चेक करने के लिए भी क्वेश्चन एनटीए बना के देता है ना। नेक्स्ट आप देखिए, जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययनों के एक समान निष्कर्ष होते हैं तो मापन दर्शाते हैं। अब देखिए ये आपका वैलिडिटी से संबंधित है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है ये किसी विषय पर अनेक अध्ययनों के एक समान निष्कर्ष होते हैं, तो ये जो ये जो मापन है ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी होता है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए कन्वर्जेंट वैलिडिटी एसेसेस वेयर मेजर्स ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट आर रिलेटेड, मतलब जैसे कि कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसमें आपका एक रिजल्ट ये आया R1, ठीक, R2, है ना, R3, लेकिन इन सारी चीज़ों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक ही पॉइंट को ये बता रहे हैं, जो टोटल आ रहा है या आपका सब एक ही बात को कह रहा है। तो इस तरह से ये क्या होगा, कन्वर्जेंट वैलिडिटी होता है। while divergent validity assesses whether measures of different constructs are not related। डाइवर्जेंट क्या होता है कि ये आपका मतलब यहाँ पर ये मिलते नहीं हैं, ठीक है, इन पे कभी भी सेम रिजल्ट नहीं आएगा, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, है ना, ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आपने लेंस में पढ़ा होगा, है ना, तो इसमें आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो वही चीज़ें हैं। बोथ टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आर इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग दैट रिसर्च मेजर्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कंस्ट्रक्ट दे आर इंटेंडेड टू एसेस, है ना। तो इस तरह से जो अभिसारी वैधता, ये एक परीक्षण अन्य परीक्षणों से कितनी निकटता से संबंधित है ना, तो यहाँ पर ये जो समान निर्माण को मापते हैं इसी को कहते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और डाइवर्जेंट में क्या होता है, हर चीज़ अलग अलग होती है ना, तो जैसे कि आपका एक ऐसे आ रहा है और दूसरा ऐसे बन रहा है, ठीक है, फिर इस तरह से कहीं पर भी ये एक से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये आपकी डाइवर्जेंट वैलिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सा P का मान ये दर्शाएगा कि कोई प्रतिदर्श, सैम्पलिंग की बात हो रही है, सहसंबंध गुणांक 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अब देखिए इस तरह से सवाल भी थोड़े बनने लगे हैं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ न्यू क्वेश्चन जो हैं वो आपसे इस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, P वैल्यू की बात हो रही है, ठीक, और सिग्निफिकेंस लेवल। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग P वैल्यूज वुड सिग्निफाई दैट ए सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें आपका पॉजिटिव मतलब एक दूसरे से जो वेरिएबल्स हैं संबंधित होते हैं, ठीक है, कोरिलेशन वहीं पे होता है। कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है पहले इसको बताऊंगी, फिर कोरिलेशन क्या है ना, तो और सैम्पल, सैम्पल ये तो पता ही है, P वैल्यूज किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ों को जानते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पहले क्या होता है। देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता का स्तर, वो स्तर होता है जिस पर शोधकर्ता नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि हम देखिए हाइपोथेसिस बनाते हैं ना,
एक हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा किस लेवल पे? तो देखिए सार्थकता के जो 2 लेवल्स होते हैं, मतलब 0.05 और 0.01 लेवल में से किसी भी एक लेवल पर नल हाइपोथेसिस को सत्य होने पर भी रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से टाइप 1 और टाइप 2 एरर आपकी आती है ना। तो 0.05 या 0.01 लेवल की बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको ये दे रखा है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस समझ में आया कि नल हाइपोथेसिस से संबंधित है, एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। अब इसमें बात हो रही है 1% की। 1% से मतलब क्या हुआ? 1/100, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यूज तो पॉइंट में दी हुई हैं। अब आप क्या करोगे, 100 से 1 में हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ेगा, फिर भी नहीं कटेगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 आएगा और 100 बन जाए 100, है ना, 0.01। अभी जो 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक है, तो मतलब 0.01, इससे कम जो लेवल होगा आपका वही जो है सिग्निफिकेंस लेवल होगा, ठीक है। तो इसमें जो पी वैल्यू होगी इसकी 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कौन सी होगी, 0.01 से जो कम आएगा। तो कौन सा आएगा, देखिए ये भी ज़्यादा है 0.95, है ना, ये भी नहीं होगा आपका 0.99, ये भी ज़्यादा है, 0.02 भी इससे ज़्यादा है, ठीक, 0.005 ये वाला आपका इस पे होगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपको ये पता लगता है कि बस 2 ही चीज़ें याद रखनी है, 1% और 5%, मतलब पॉइंट आपका 0.5 और 0.01। इसी तरह से आगे भी सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो 0.005 है ना, ये कितना 0.01 से कम हुआ, है ना। तो इस तरह से ये 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक है ना। बिल्कुल इजी सवाल है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है तो हमें वो भी कठिन लगेगा। इतनी चीज़ें समझ में आई, ये तो सवाल बहुत अच्छा था। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर किया करिए, मेरा मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है और फिर लगता है कि कितनी अच्छी वीडियोस आपको बना के दूँ मैं, है ना। अगला देखिए, जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट इवॉल्व, मतलब सबसे सरल से सबसे अधिक विकसित क्रम में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में जी, ये आपको जो है इवेल्युएशन में भी पढ़ना रहता है जब टीचिंग का हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर रिसर्च में भी चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आती है, नॉमिनल आती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अब ये वाला तो आप ऑप्शन हटा दो, ठीक है, एलिमिनेट हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आपके पास 2 बचे। सबसे पहले आपको याद है नॉमिनल आती है, उसके बाद ऑर्डिनल आती है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले नॉमिनल, ऑर्डिनल, फिर इंटरवल है और फिर रेशियो आती है, ठीक है। तो ये सबसे सरल से अधिक विकसित क्रम में लिखना है ना। ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक। आप देखिए फिर से यहाँ पे ये, इसीलिए मैंने डेट भी दे दिया कि आप लोग बिल्कुल ये श्योर रहें कि ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी इधर उधर से नहीं। और सबसे पहले मैं आपको 2023 के सारे करवाऊंगी, फिर 500 से ज़्यादा भी सीरीज हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब वैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए, अगर आपने सारी वीडियोस देख ली तो आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। बाकी फिर जो 10-10 यूनिट में हर यूनिट से करवाऊंगी ना 10-10 टॉपिक, तो उससे आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए, मेरी तरफ से जितना सपोर्ट होगा मैं आपके लिए कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ डेटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑब्जर्व इन ए सिंगल रिसर्च सेटिंग। अब देखिए, दत्त का वो गुण जिससे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों या मदों आइटम्स की बात हो रही है, विशिष्ट प्रतिदर्श से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है ना। तो वैलिडिटी से क्वेश्चन काफ़ी आए थे। वैलिडिटी मैंने आपको पढ़ा भी रखी है, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। आप लोग पहले देखिएगा तो आपको प्लेलिस्ट में, रिसर्च वाले प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको PYQs की मिलेगी, क्योंकि वो भी बना रही हूँ मैं आपके लिए। PYQs के बाद आपको फिर इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, और फिर आपको जितनी भी यूनिट वाइज चीज़ें हैं और जो है मास्टर क्लास सीरीज़ भी मिलेगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको कवर करवाई हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो है अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रतिदर्श से भिन्न स्थितियों में लागू होते हैं। ये हो जाता है आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। यहाँ पर
इंटरनल और एक्सटर्नल को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बाहरी वैधता उस सीमा को रेफर करती है जिस हद तक अध्ययन के परिणामों को विशिष्ट परिस्थितियों से परे, मतलब जो भी उनकी पॉपुलेशन है, सेटिंग्स है और जो भी रेफरेंस है, इसके लिए जनरलाइज किया जा सकता है, उसके तहत अध्ययन आयोजित किया गया था, है ना। तो यहाँ पर जनरलाइजेशन पे बात की जाती है कि कौन सी पॉपुलेशन पे किया, क्या सेटिंग थी, मतलब किसी अध्ययन के निष्कर्षों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों में कितनी अच्छी तरह लागू या सामान्यीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि कोई भी चीज़ ऐसी इफेक्ट नहीं कर रही है उन डेटास को, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप जब रिसर्च करते हो तो अगर आप कोई भी पार्टिसिपेंट्स पे कर रहे हो और ये काफ़ी दिन तक चलेगा, तो क्या होगा कि उस पर एज फैक्टर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उसकी मैच्योरेशन, मतलब मैच्योरिटी बढ़ेगी, है ना, उसका बुद्धि का लेवल बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, ये इंटरनल वैलिडिटी में आ जाती हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होता है कि जो रियल वैल्यू है, मतलब जो रियल लाइफ है, वास्तविक दुनिया, उसकी स्थितियों में कितनी अच्छी तरह से सामान्यीकृत, जनरलाइजेशन से मतलब होता है कि जो रियल लाइफ है उसमें आप कितनी तरह से उनको जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब यहाँ पर इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता है ना। और मतलब यहाँ पर देखा जाता है कि किस रेफरेंस तक हम इनको सामान्यीकृत कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल वैलिडिटी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, मैच्योरेशन क्या होती है, हिस्टोरिकल कितना है, टाइम पीरियड क्या है, ये सारी चीज़ें इंटरनल वैलिडिटी। इसलिए मैंने आपको कहा इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, मैंने आपको वीडियो बना दी है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बाकी मैं जब आपके लिए 10 टॉपिक कराऊंगी तो उसमें ये भी टॉपिक रहेगा, जो है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, और जितने भी आपके जो रिसर्च में जितने भी आपके ये सांख्यिकी के सवाल आते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कवर कराऊंगी, ठीक है। जैसे कि अभी पी वैल्यू से संबंधित चीज़ करवाई, ऐसे ही आपको मीन, मीडियन, मोड और आपका एनपीसी, स्कीवनेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, टी टेस्ट क्या है, एफ टेस्ट क्या होता है, सारी चीज़ें एक वीडियो में आपको बना के दूंगी। अगर एक में नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, 2-3 में हम पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, ठीक। तो इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगला 2 क्वेश्चन है वो भी देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके जून वाले सेशन में पूछे गए हैं और सारे देखिए वही 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे। तो अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए 4 डेटा दे दिया है, R1, R2, R3 और R4। एक अनुसंधानकर्ता 4 अलग अलग प्रतिदर्शों से प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांक, को रिलेशन कोफिशिएंट R1, R2, R3, R4 इनको कैलकुलेट करता है और इनकी जो वैल्यू है ना 0.99, 0.999, 0.05 और 0.005 पर प्राप्त करता है। तो कौन सा सहसंबंध गुणांक 1% स्तर पर सार्थक है। 1% का मतलब ऐसे ही आप निकालोगे 1/100 करके, है ना, क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल हमने पढ़ लिया कि 2 ही वैल्यू है, 0.01 और 0.05। अब 1% लेवल है ना, ऐसे ही 5% कहेगा तो 0.05 हो जाएगा, 1% कह रहा है तो 0.01। अब यहाँ पर आप देखो कि 0.01 से कौन सा कम आ रहा है, तो सभी ज़्यादा हैं, खाली 0.005 किस नंबर पे आ रहा है, R4 पे, ठीक है। तो R4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत इजी सवाल होते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया, शायद ही कहीं ने बताया होगा, है ना। तो बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके सवाल भी सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो अगला सवाल है ये स्टेटमेंट का सवाल है, यहाँ पर कह रहा है, और सारे सवाल देखिए नए एक सवाल है जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना। ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को ये पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट आपका, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटर एंड द पार्टिसिपेंट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन सोशल साइंस रिसर्च। प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतरक्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी। तो देखिए ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना, ये चीज़ गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन ये वाला सही है। अब हम थोड़ा ब्लाइंड स्टडी के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है कि जो मतलब बायस होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी आपकी पूर्वाग्रह होते हैं इसको खत्म करने के लिए ब्लाइंडिंग, मतलब कभी कभी ब्लाइंड स्टडी इसको किया जाता है। तो ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य क्या है कि पता लगाने से रोकना कि प्रयोगकर्ता क्या चाह रहा है, मतलब ऐसा ना हो जाए कि वो बायस हो जाए, है ना,
पूर्वाग्रह से संबंधित हो जाए या कुछ पक्षपात की भावना उसके अंतर्गत आ जाए। तो इस तरह से ये जो ब्लाइंड स्टडी है आर यूज टू रिड्यूस द जो है पोटेंशियल फॉर बायस इन रिसर्च, ठीक है, एंड टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ द स्टडी रिजल्ट। मतलब यहाँ पर जो भी रिसर्चर है वो उसकी पक्षपात की भावना ना आ पाए, कोई पक्षपात वाली फीलिंग्स ना आए इसमें, और जो वैलिडिटी है रिजल्ट की ये आपकी इंश्योर हो कि रिजल्ट जो आ रहा है वो सही है। तो इस तरह की जो रिसर्च है वो कहाँ पे की जाती है, जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उन पे की जाती है ना। जितने भी आपके जो आपके जो मेडिकल से संबंधित रिसर्च होती हैं या आपकी साइंटिफिक रिसर्च होती है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि अगर पक्षपात हो गया तब तो सारा रिजल्ट ही बिगड़ जाएगा, है ना। इसलिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे ब्लाइंड स्टडी की जाती है, इसी को मास्किंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लाइंड स्टडी से संबंधित, जिसको कि यहाँ पर ब्लाइंडिंग कहा गया या कभी कभी मास्किंग भी कहा जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउज यूज टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी एक्सट्रानियस फैक्टर्स। प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। तो ये जो वाला है ना, ये सही बात है। और दूसरा कह रहा है रीजन, इसका ये कथन और निष्कर्ष वाला है। इसमें कारण कह रहा है प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर जो स्वतंत्र चर होते हैं उनमें हेरफेर किया जाता है और इसी का प्रभाव स्वतंत्र चर में जो हेरफेर किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है, इसी का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल सिचुएशन में यहाँ पर चीज़ें की जाती हैं ना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है, बाह्य कारकों को प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। तो ये बाहरी चर है जो स्वतंत्र और आश्रित चर को प्रभावित करता है ना। तो इसमें क्या होता है, सक्रिय रूप से यहाँ पर हेरफेर किया जाता है, वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से शोधकर्ता विभिन्न चरों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और स्वतंत्र चर में हेरफेर करने का प्रयास करता है। अब इसी स्वतंत्र चर में जब हम हेरफेर करेंगे तो इसी का प्रभाव आश्रित चर पे पड़ेगा और आश्रित चर पे प्रभाव का निरीक्षण करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही सत्य हैं और इसका ये सही जो है एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो गए आपके। तो वीडियो कैसी लगी, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको नई चीज़ें इसमें बताई हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में बिल्कुल शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट कर रही हूँ कि सारी चीज़ें आपको रिसर्च की पहले मैं कवर करवा रही हूँ, क्योंकि रिसर्च के क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इस बार बहुत सारे क्राइटेरियाज चेंज हो गए हैं और आपका कुछ भी हो रिसर्च पे PhD पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के सवाल बनने बहुत ज़रूरी हैं और बनेंगे भी, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो PYQs आप पूरे देखिए और जितने एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैं सारे देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।